क्या अमेरिका वेस्ट एशिया के रीजन को छोड़कर बाहर निकलने पर मजबूर हो चुका है? क्षेत्र के देश और अमेरिका के एलाइज अब किस तरह सोच रहे हैं? इस रीजन में अमेरिका के एलाइज क्या एक साथ हैं या आमने सामने डट गए हैं? सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अहमद अब्बास। वेस्ट एशिया के रीजन में बड़ा बदलाव आ रहा है, इसमें किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। इससे पहले हम कुछ वीडियोस में बात कर चुके हैं कि बाज़ जंगें ऐसी होती हैं कि जो तारीख़ का हिस्सा बन जाती हैं, तारीख़ में समा जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन कुछ जंगें ऐसी होती हैं जहाँ से असल में नई तारीख़ लिखी जाती है, जो एक नया मोड़ साबित होती हैं और हालात को, इलाक़े को उस जंग से पहले और बाद के दौर में बांटा जाता है। हालिया वक्त में जो लड़ाई और जो जंग अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर मुसल्लत की और ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया और जो हालात बने, वो इस बात का सबूत और अलामत है कि ये वो लड़ाई है जिसके बाद इस पूरे इलाक़े की हिस्ट्री में एक बड़ा बदलाव समझा जाएगा और माना जाएगा। और जो वक्त है और जो दौर है, जो हालात हैं, वो इस जंग से पहले के हालात और बाद के हालात इस तरह से तकसीम हो जाएंगे। ये अब खुले तौर पर, बड़े पैमाने पर बहुत सारे स्कॉलर्स इस बात को मान रहे हैं, कह रहे हैं, लिख रहे हैं। आज हम एक आर्टिकल की बात करेंगे और इसमें कई पहलुओं को और कई घटनाओं को एक सीक्वल में रख के देखा गया है और एक नतीजा निकालने की कोशिश की गई है। आर्टिकल तो यह है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का, और ये आप जानते हैं कि एक अमेरिकन थिंक टैंक है, बड़ा थिंक टैंक है। और आर्टिकल का जो टाइटल है वो है द यूएस लेड मिडिल ईस्ट ऑर्डर इज़ ओवर, द मक्का एग्रीमेंट प्रूव्स इट। सेंटर में बल्कि शुरू में इस आर्टिकल ने मक्का एग्रीमेंट को रखा है। मक्का एग्रीमेंट यानी जो सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो पैक्ट हुआ, उसको सेंटर में रखा है। लेकिन जो बहस इस पे की है, आर्ग्यूमेंट जो हुआ किया है, वो ये है कि ये एग्रीमेंट ये आम बात नहीं, बल्कि ये मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन ऑर्डर था वो उसका ख़ात्मा है। ये बात की इसमें लिखा है इसको स्टीवन ए कुक ने। स्टीवन ए कुक के बारे में बता दें कि ये अरब और टर्किश पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं और इन्होंने एक बुक भी लिखी है, अमेरिकाज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन द मिडिल ईस्ट। ये इनकी बुक है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो वेस्ट एशिया का रीजन है, जिसे वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं, इस पर गहरी नज़र है और लंबे वक्त से इस मौजू पर इन्होंने काम किया है। अब ये हवाला इसमें देते हैं 7 अगस्त को जो पैक्ट हुआ उसका। थोड़ी बात करते हैं इस पैक्ट के बारे में कि इस पैक्ट का जो टेक्स्ट तो कोई बाहर नहीं आया, लेकिन जो इसके बारे में मालूमात बाहर आई हैं, उससे ये लगता है कि जो नेटो का जो चार्टर है और उसका आर्टिकल 5 है, उस टाइप का ये एग्रीमेंट है। आर्टिकल 5 क्या कि वो अगर जो सिग्नेटरीज़ हैं इस पैक्ट के, नेटो में भी यही कहा गया है, अगर उनमें से किसी पर अटैक होता है तो इसको दूसरे मुल्कों पर भी अटैक माना जाएगा, सब मिलकर दिफा करेंगे। अब लेकिन इसके बाद ये कहते हैं कि 48 घंटे भी नहीं गुजरे थे इस पैक्ट को कि इसके टेस्ट और इसकी परीक्षा और इसका इम्तिहान लेने की घड़ी आ गई। कैसे आ गई? वो जीज़ान के इलाके पर यमनी फोर्सेस ने अटैक कर दिया और जवाबी हमला था ये। सऊदी अरब का जो साउदर्न इलाका है जीज़ान, उस पर अटैक कर दिया यमनी फोर्सेस ने। अब वो एक अलग कहानी हम इसमें बात कर चुके हैं कि यमनी फोर्सेस का ये कहना है कि सऊदी अरब ब्लॉकेड ख़त्म करे, वरना हम सऊदी अरब पे ब्लॉकेड लगा देंगे, और उन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया। अब सऊदी अरब जो हमले करवा रहा है, हालात ख़राब करवा रहा है, उसका जवाब वो बड़े पैमाने पर देना और मजबूत पोजीशन में यमनी। हम इस पर अलग से बात कर चुके हैं, आप जानते हैं इसको। आर्टिकल का कहना है कि इसको टेस्ट उसी वक्त कर लिया गया। अब क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान फौरी तौर पर वो अपनी फ़ौजें तैयार कर लेते और आके कि भाई सही हम
दिफा करेंगे। लेकिन आर्टिकल के कहना है कि नहीं, ये एग्रीमेंट असल में कुछ और है। सऊदी अरब और यमन का जो मामला है उसमें ना तुर्की को इंटरेस्ट है अंदर घुसने की, ना पाकिस्तान को, और ना ही वो घुस पाने में इसमें कैपेबल होंगे, इसलिए कि वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ेगा अच्छे से। और ये पैक्ट जो है इसकी असल में इसकी माहियत और इसकी हकीकत ही कुछ और है, अलग टाइप की है, ये इसमें बात कही गई है। तो यही हुआ कि उस पर उनका कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ पाकिस्तान का और तुर्की का, बल्कि वो एक अलग एक कहानी अपने अंदाज में आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर ये है क्या, अब ये इसी पे बात कर रहे हैं कि असल में ये पैक्ट है क्या चीज़। ये इनका ये कहना है कि 1970s के बाद से अमेरिका ने 3 मकसद सामने रख के इस रीजन में, यानी वेस्ट एशिया के रीजन में अपना एक आर्किटेक्चर खड़ा किया। वो 3 इंटरेस्ट कौन से थे? नंबर 1, इज़राइल की सिक्योरिटी, इज़राइल की हिफाजत होनी चाहिए, हर तरह से वो महफूज रहे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। दूसरे, फ्लो ऑफ एनर्जी, यहाँ से एनर्जी का जो फ्लो है वो उसमें कोई रुकावट ना आने पाए। अमेरिका को भी जाहिर है उस वक्त तेल की ज़रूरत थी और अरब और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ को ज़रूरत थी, तो उनको ये था कि नहीं, यहाँ से उसमें कोई रुकावट ना आने पाए। तीसरा, अमेरिका का इस पूरे रीजन में डोमिनेंस, ये भी अपने आप में एक अमेरिका का मकसद था कि हमारा डोमिनेंस इसी रीजन में रहना चाहिए, चूँकि ये अहम है। अब क्या हुआ कि इसमें फिर अमेरिका कामयाब हो गया, इसलिए कि बहुत सारे मुल्क उसके साथ जुड़ गए। सऊदी अरब उसके साथ जुड़ गया, बहरीन, कतर, UAE उसके साथ जुड़ गया, नॉर्थ अफ्रीका से मराकेश इसके साथ जुड़ गया, इज़राइल इसका हिस्सा था ही था, बाकी और मुल्क इसमें शामिल हो गए, जॉर्डन, और इन सब का रोल रहा। तो ये एक बड़ी अच्छी एक सिचुएशन बन गई अमेरिका के लिए, और बहुत आसानी से, चूँकि ये पार्टनर्स भी आपस में भी इनके ताल्लुकात अच्छे रहे कुछ डिफरेंसेस के बावजूद, तो अमेरिका को बड़ा ये कन्वीनियंट भी लगा और ये भी लगा कि हाँ, ये फीजेबल है और इसको हम आराम से आगे बढ़ा ले जाएंगे। तो ये कई दशकों तक ये सिलसिला चलता रहा। अब इनका ये कहना है कि कई बार लेकिन ऐसे मौके आए जब इस आर्किटेक्चर ने अपनी एफिशिएंसी दिखाई। वो कौन से मौके थे? एक सबसे बड़ा मौका था कि जब कुवैत पर सद्दाम का अटैक हो गया, तो उस वक्त ये हुआ कि सारे ने मिलके सद्दाम को पीछे ढकेला। सद्दाम ने कुवैत पर अटैक करके कब्ज़ा कर लिया था, सऊदी अरब की तरफ वो बढ़ रहा था। तो उस वक्त जो है वो ये बड़ा वो साबित हुआ, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा और कब्ज़ा भी हो गया और सब कुछ सही रहा। जो एनर्जी का फ़्लो भी था उसमें भी कोई बड़ी रुकावट नहीं आनी पाई, लंबे वक्त के लिए रुकावट नहीं आनी पाई, थोड़ी बहुत रुकावट आई। लेकिन ये भी कहना है कि कई बार इस आर्किटेक्चर पर जो अमेरिका ने बना के रखा था, इस पे दबाव भी पड़ा। दबाव कैसे पड़ा? जो इसमें शामिल मुल्क थे, जब उनके इंटरेस्ट आपस में टकराने लगे। वो कब कौन सा मौका है? अब इन्होंने कई मौके उसके याद दिलाए। उसका मौका इन्होंने फिर याद दिलाया कि जब अमेरिका ने 2003 में जो जंग की या अफ़गानिस्तान पर जब अटैक किया, उस वक्त देखने में आया कि ये ममालिक अलग अलग तरफ भी भाग रहे हैं और उनके इंटरेस्ट एक जैसे फिर नहीं हैं। या उसके अलावा जब यहाँ पर एक लहर उठी डेमोक्रेसी की कई मुल्कों में, जैसे मिस्र की हुकूमत उसमें चली गई, ट्यूनीसिया से शुरू हुई और फिर वो फैलते फैलते कई मुल्कों में चली गई। फिर अमेरिका ने ये हुआ उस दौरान फिर ये हुआ कि सीरिया की बशार असद हुकूमत को गिराने के लिए सऊदी अरब ने कोशिश शुरू की। अमेरिका उसमें सऊदी अरब के साथ आया, लेकिन सऊदी अरब और बाकी मुल्क चाह रहे थे कि अमेरिका अटैक कर दे, और उसने अटैक नहीं किया, बशार असद को अटैक करके नहीं गिरा। बाद में बशार असद की हुकूमत का जो अंजाम हुआ आप जानते हैं। लेकिन उस वक्त ये टेस्ट हो गया। सऊदी अरब ने 2015 में यमन पर अटैक कर दिया और उस वक्त ये चाहा कि अमेरिका पूरी तरह से उसके साथ शामिल हो। अमेरिका पूरी तरह से उस तरह से शामिल नहीं हुआ जैसा सऊदी अरब चाह रहा था। शामिल हुआ, ऐसा नहीं था, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट वो दे रहे थे, रिफ्यूलिंग और इस तरह का सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन सऊदी अरब
और ज़्यादा चाह रहा था, तो वहाँ पर थोड़ी बात बिगड़ गई। उसके अलावा आरामको पर 2019 में यमनियों ने जब अटैक कर दिया, तब सऊदी अरब को बड़ी उम्मीद हुई कि अब अमेरिका पूरी तरह से जंग में कूद पड़े। वो डोनाल्ड ट्रंप का ज़माना था, वो प्रेसिडेंट थे, वो उस सतह पे तैयार नहीं हुए, उस सतह पे शामिल नहीं हुए जंग में। तो वहाँ पर एक तरह का खिंचाव आया। तो ये जो आर्किटेक्चर और ये जो अलायंस अमेरिका ने बना के रखा था, इस पे बार बार इस पे दबाव भी पड़ते गए, लेकिन स्ट्रेस तो इस पे आया, लेकिन बहरहाल ये कायम रहा। और लेकिन इस आर्किटेक्चर पे ताबूत की आखिरी कील बना ईरान और ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इज़राइल का अटैक। अब आर्टिकल ये कहता है कि अमेरिका और इज़राइल ने अरब मुल्कों को बताया ही नहीं था कि हम इस तरह का हमला करने वाले हैं, इस तरह की जंग शुरू करने वाले हैं। लेकिन शुरू कर दी जंग, बड़ा हमला किया, और बड़े हमले के नतीजे में ईरान ने जब जवाब दिया इन मुल्कों के अंदर जो बेसेस थी अमेरिका और इज़राइल की, और साथ ही साथ जब ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर अटैक किया गया, ईरान ने भी जो जवाबी हमले किए, तो इन मुल्कों को नुकसान अच्छी तरह से पहुंचा। और तो अब ये जो अलायंस था और ये आर्किटेक्चर जो बना हुआ था, अलायंस बल्कि नहीं कहें, आर्किटेक्चर ही नाम दें इसको, जो एक सिक्योरिटी का और बाकी आर्थिक और इस तरह के एक हम आहंगी और कोऑर्डिनेशन था, तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बार बार पड़ा। और हालिया जंग के बाद फिर ये हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ इस बीच में और भी हुई कि इन मुल्कों को, ये अरब मुल्क जो हैं, इनको बार बार और दूसरे झटके भी लगे, वो अमेरिका की तरफ से झटके लगे। जैसे एक झटका तब लगा जब अमेरिका ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कर ली 2015 में। उन्होंने फिर प्रेशर डाल के डोनाल्ड ट्रंप पे उनको समझा बुझा के इज़राइल के साथ मिलके इस डील से बाहर निकाला। लेकिन फिर बाइडेन की हुकूमत आई, तो बाइडेन की हुकूमत ने फिर से ईरान से बातचीत शुरू कर दी, तो वो उससे ये अरब ममालिक भी और इज़राइल भी परेशान थे। फिर डोनाल्ड ट्रंप का जब ज़माना आया दोबारा फिर से जो बाइडेन के बाद, तो अब उनको भी ये लगा कि हमारी मर्ज़ी के हिसाब से चले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रोज़ कोई ना कोई बयान देते थे, बिल्कुल अलग बयान दे देते थे। एक बयान देते थे, फिर उसका बिल्कुल उल्टा बयान दे रहे थे। ईरान पर बड़े अटैक की बात की उन्होंने, लेकिन खाली धमकी दी और फिर अटैक नहीं किया और बातचीत शुरू कर दी। तो ये जो चीज़ें थी, यानी ये जो बड़ा उतार चढ़ाव रहा अमेरिका के पॉलिसियों में, इक़दामात में, पॉलिसीज़ में, मंसूबों में, उससे इन अरब मुल्कों को बहुत ज़्यादा झटके लगे। और इनको ये लगने लगा कि हम अगर अमेरिका पर भरोसा कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान की बात होगी। तो अब इस दौरान एक चीज़ और भी हुई इस बीच में, वो भी ट्रंप के ज़माने में हुई। ट्रंप के ज़माने में एक सिलसिला शुरू हुआ, वो अब्राहम एकॉर्ड का। अब्राहम एकॉर्ड का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे और पहले से अमेरिका इस रीजन से बाहर निकलने के बारे में, अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स वो सोचना उन्होंने शुरू कर दिया था कि हमें धीरे धीरे इस इलाके से बाहर निकलना चाहिए, चूँकि अब हमारा बहुत इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं रह गया है और हमें अपनी तवज्जो शिफ्ट करनी पड़ेगी। फिर वो चाइना का मसला और दूसरे मामले थे। लेकिन अब्राहम एकॉर्ड्स जब होने लगे तो उनको लगा नहीं, अब्राहम एकॉर्ड्स अगर हो जाते हैं, सारे मुल्क एक साथ हो जाते हैं, तो बहुत कम खर्च पे अपना प्रेजेंस उसी तरह से बाकी रखेंगे। अब्राहम एकॉर्ड्स के साथ ही साथ फिर एक चीज़ और हुई, और वो हुई आईमेक, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये अब्राहम एकॉर्ड का आर्थिक पहलू था। इसमें हम एक और वीडियो में बात कर चुके हैं। यानी वो जो एकॉर्ड था वो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी एकॉर्ड था। आईमेक ये उसका इकोनॉमिक पहलू था। और लेकिन इस बीच क्या हुआ, इस बीच वो 7 अक्टूबर का वाक़या हो गया, उसके बाद फिर गज़ा का मामला हो गया, उसके बाद फिर सऊदी अरब और यमन के बीच में, सऊदी अरब और यूएई के बीच में, जो कि दोनों अमेरिका के अलाइज हैं, वो टकराव हो गए कई जगहों पर, इज़राइल के मामले पर, यमन के मामले पर, सूडान के मामले पर। तो अब ये सब जब उसमें रुकावटें आने लगी, तनाव बढ़ने लगे, तो अब अमेरिका को एक बार से फिर से लगा कि नहीं, ये हम इस जगह पे रुकना हमारे लिए मुश्किल होगा, नहीं रुक सकेंगे, इतने मुल्कों को समेट पाना मुश्किल है, चूँकि ये मुल्क अपने तौर पर सोचना
शुरू कर दिया और आपस में उनके टकराव भी बढ़ रहे हैं। इन्हीं हालात में आपको अगर याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट दिया था उसमें वेस्ट एशिया से उन्होंने धीरे धीरे तवज्जो कम करने की बात कही थी। लेकिन इस बीच फिर क्या हुआ कि इजरायली लॉबी ने काम किया, नेतन्याहू ने काम किया, इस पे हम बात कर चुके हैं, और उन्होंने फिर से एक जंग में उनको ले आके धक्का दे दिया, ये लालच दिला के कि आपको तो यहाँ का पूरा ऑयल मिल जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप आके अमेरिका पूरी तरह से आके इस जंग में इस वक्त फंस गया है, उलझ गया है। तो अब लेकिन नतीजा क्या हुआ है कि जो अरब मुल्क हैं उनकी समझ में आ गया कि अमेरिका भागने की कोशिश कर रहा है पहले से। एक दो बार जो हालात बने अब्राहम एकॉर्ड्स और बाकी सब, वो सब भी लंबा नहीं चल पाया। तो अब उसके बाद फिर जंग हो गई, जंग के सिलसिले में नुकसान हो गया। तो अमेरिका पे अब भरोसा हम नहीं कर सकते, अब हमें अपने तौर पे कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अमेरिका के अलाइज हैं उनके दो हिस्से हो गए हैं। एक हिस्सा सऊदी अरब का है और दूसरी तरफ है यूएई। यूएई इजराइल के साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन में मिला हुआ है। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने अब तुर्की को अपने साथ मिलाया है, पाकिस्तान को अपने साथ मिलाया है। पाकिस्तान का ये फ़ायदा है इसमें कि वेस्ट एशिया के रीजन में उसकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। उसकी नज़रें हिंदुस्तान पे हैं कि हिंदुस्तान के मुकाबले में हमारी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। और तुर्की की नज़रें इस बात पे हैं कि इज़राइल के मुकाबले में, चूँकि इज़राइल और तुर्की का मुकाबला आप देख रहे हैं कि वो उसमें एक शिद्दत आ रही है, तो उसको ये लग रहा है कि सऊदी अरब के साथ मिलके हम जो है वो एक बेहतर पोजीशन में रहेंगे, इज़राइल को फेस करेंगे। इज़राइल और इमारात ने अपना एक बना रखा है। तो इस वक्त इस रीजन में ये दो खेमे आमने सामने खड़े हुए हैं। टकराव इनमें भी अलग से बढ़ता नज़र आ रहा है। कौन सा खेमा? एक वो अब्राहम एकॉर्ड वाला। अब्राहम एकॉर्ड में इमारात शामिल है, इज़राइल शामिल है, और उसमें यूएई, इजिप्ट और जॉर्डन शामिल है। इजिप्ट और जॉर्डन इस जंग में बहुत खुल के सामने नहीं आते, लेकिन वो इज़राइल के साथ उनका कोऑर्डिनेशन रहता है, ये बात बिल्कुल आम है। तो एक तरफ ये मुल्क है, दूसरी तरफ है सऊदी अरब, जो अब्राहम एकॉर्ड के बिल्कुल सामने और अपोजिट खड़ा हुआ है और एक अपना सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब को लग रहा है कि हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अमेरिका से हट के भी अपना कोई सेटअप बना ले जाएंगे और कुछ अपना एक अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। अब ये तो है सोच और ये तो है तस्वीर जो इस आर्टिकल में बयान की गई है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब वाकई सख्त है, और हम इससे पहले इस पे बात कर चुके हैं। क्या तुर्की और इज़राइल का टकराव अगर बढ़ता है, सऊदी अरब पाकिस्तान साथ दे पाएंगे तुर्की का? अगर इज़राइल तुर्की पर अटैक कर देता है, सऊदी अरब के लिए क्या मुमकिन होगा खुलकर इज़राइल के ख़िलाफ़ खड़ा होना? या भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर टकराव बढ़ता है, क्या सऊदी अरब के लिए मुमकिन होगा इसमें खुल के कोई पोजीशन लेना इस पैक्ट की बुनियाद पर? ये सारे सवाल हैं। दूसरी चीज़ और है, इस पैक्ट में बहुत बड़े पैमाने पर गलती यह है कि ईरान जैसी ताकत को नज़रअंदाज किया गया है, जो एक अकेली ताकत नहीं है बल्कि एक पूरा ब्लॉक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और अपडेट्स के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।